हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एड्यूवर्स न्यूज एनालिसिस। टुडे इज 4 नवंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो देख लिया होगा। जो आर्टिकल शुरू करने से पहले आप लोगों को मैंने दिखाया, एनालिसिस के पहले, इसमें इमरान खान को किस तरीके से गोली मारी जा रही है और उसके बावजूद इमरान खान वहां से खड़े होकर हाथ हिलाते हुए जो है, इमरान खान आपको दिख रहे होंगे। और बड़ी हिम्मत की बात है कि 70 साल की उम्र में 70 ईयर्स की इनकी एज हो चुकी है और 70 ईयर्स की एज में ये हाथ हिलाते हुए और वहां से गोली लगने के बावजूद भी जा रहे हैं। तो इन्हें 3 गोली मारी गई है, इनके पैर में गोली लगी है ना। फिर भी यहाँ पे काफी हिम्मत इन्होंने दिखाया है। इस चीज की तो इनको दाद देनी पड़ेगी और तारीफ करनी पड़ेगी, है ना। तो इमरान खान अब ऐसा नहीं हुआ है कि पहली बार ये चीज नहीं हुई है कि पाकिस्तान के अंदर किसी प्राइम मिनिस्टर को, किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो है मारने की कोशिश की जा रही है। पहले भी ऐसे कई केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको, एक फेमस एग्जांपल है बेनजीर जो थी, उनको मारने की कोशिश की गई थी और इवन मार भी दिया गया था सुसाइड बॉम्ब के द्वारा। तो यहाँ पे 10 साल का एक बच्चा सुसाइड बॉम्ब बन के गया था और उन्हें जो है मार दिया गया था। तो ये आप याद रख सकते हैं। और वहां पे उस रैली के अंदर इन्होंने, बेनजीर ने ये चीज कहा था कि अगर मुझे मारा जाएगा, मेरा असैसिनेशन होता है, तो मेरे असैसिनेशन का रीजन जो है, सबसे बड़ा जो कारण है और इसके पीछे कौन है, मुशर्रफ है, उस समय के आर्मी चीफ। अब देखिए, दोनों जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो अब इस मामले को निकल के आ पाना कि क्या सही है क्या गलत है, अब कोई फैसला तो इसका हो नहीं सकता, है ना। तो जनरली ऐसा देखा गया है। और एक देखिए, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक छोटी सा क्लिप और दिखाना चाहूंगा जिसके अंदर इनका जो मारने वाले हैं उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। तो स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं, है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस स्टेटमेंट को, ये क्या कह रहा है ये बंदा। सर, मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये मैंने सोचा, उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर नहीं, ये तो मैंने अचानक को सोच के मेरे जमीन में ये चीज़ अच्छा फैसला किया। दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है, उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची। मेरे पीछे कोई नहीं है। आप लोगों ने ये देखा और यहां से एक चीज समझ में आती है कि इनसे जो है काफी ज्यादा नाराज हैं लोग। अब देखिए, ये हो सकता है कि प्री प्लान मर्डर भी हो और हो सकता है कि ये प्री प्लान मर्डर ना हो, ये सच में ये बंदा जो है, जो इंसान है, ये सही बोल रहा हो। तो आप लोगों ने ये चीज तो देख ली होगी। अभी क्या है कि इससे क्या निकल के आता है, इससे पॉइंट्स ये निकल के आता है कि वहाँ की जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। अब पाकिस्तान की सिचुएशन अगर खराब है तो इन केस इन फ्यूचर जो है गृह युद्ध देखने की संभावना बढ़ जाती है पाकिस्तान के अंदर। और अगर गृह युद्ध की संभावना बढ़ती है तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए थ्रेट है वो ये है न्यूक्लियर वेपन। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ये वर्ल्ड के लिए भी थ्रेट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास क्या है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है और वहाँ पे अगर गृह युद्ध बढ़ती है ना, मिलिट्री पावर में आ जाती है, गृह युद्ध की संभावना बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अगर ऐसे क्रिएट होती हैं, तो वो न्यूक्लियर वेपन का डिटरेंस जो है बना रहेगा। उसकी प्रॉब्लमेटिक ह्यूमैनिटी जो है इससे बहुत ज्यादा खतरे में हो सकती है। तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर और आगे भी हम देखते रहेंगे कि जो भी इनसे रिलेटेड न्यूज आएंगी, जो भी इंक्वायरी होगी, आगे ये चीज हम इनके बारे में देखते रहेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल जो है इलीगल माइनिंग केस से रिलेटेड है। यहाँ पे ईडी से रिलेटेड केस है। ये कल के आर्टिकल्स के अंदर हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया था, है ना। आज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया है, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन हमने लिया है, मेंस के भी क्वेश्चन हमने लिए हैं, साथ में प्री और मेंस तो लिया ये, साथ में हमने इंडियन एक्सप्रेस के भी कुछ आर्टिकल्स को लिए हैं। बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, उनको मैंने आज के आर्टिकल्स के अंदर कवर अप किए हैं, तो उसे आप देखिएगा। देखिए, यहाँ पे इमरान खान सर्वाइव असैसिनेशन, बिड अप हिज पार्टी ब्लेम्स पाकिस्तान आर्मी, है ना। तो यहाँ पे कई आर्टिकल्स, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी इनको कवर किया गया। तो ये तो हेडिंग बने हुए हैं आज की, है ना। अब दिल्ली के अंदर एक छोटी सी न्यूज़ है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एंट्री ऑफ द ट्रक की जो एंट्री है वो उसको बैन कर दिया गया है इस समय। अब ट्रक की एंट्री जो है दिल्ली के अंदर नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न वाली चीज़ है। एक स्टबल बर्निंग से रिलेटेड न्यूज़ हमेशा आती है हर साल। ही जो है अक्टूबर नवंबर के महीने में जो स्टबल बर्निंग के केसेस हैं वो देखने को मिलते हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी के अंदर
क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टबल बर्निंग? सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न आता है, वो क्या है कि स्टबल बर्निंग है क्या? जनरली गांव की भाषा में, लोकल लैंग्वेज में पराली कहते हैं, है ना, स्टबल को। अब ये क्या होता है, एक तरीके से जब भी एक खेत है, सपोज एक खेत है, उस खेत के अंदर आपने खेत जुताई वगैरह की, है ना, फसल वगैरह उगाया अपना, उसके बाद अब नेक्स्ट आपको खेती करनी है और आपके पास समय जो है कम है ना, बीज बोने हैं नए नए। अब वो जो ठुड्डे निकले हुए हैं बहुत सारे यहाँ पे जो पड़े हुई चीजें हैं, है ना, अब उसको कैसे खत्म करोगे? काटने में उसको अगर हाथ से आप यूज करते हो तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है और इतना समय है नहीं आपको, है ना, क्योंकि मानसून भी चला जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करते हैं, आप उसे जला देते हैं। आप नहीं जलाते हैं, कौन जलाता है? कौन बताइए? आप, आपको तो पता ही होगा कौन जलाता है, हमारे चिंटू भैया। तो चिंटू भैया उससे जाके जला देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है। तो और सिर्फ चिंटू भैया नहीं, चिंटू भैया के सभी जो गांव वाले हैं, वहां पे रहने वाले हैं, सब के सब यही काम करते हैं। तो इस वजह से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है और धुआं जो है बहुत तेजी से निकलता है, जिस वजह से क्या होता है, एक स्ट्रॉ में जब फायर लगाया जाता है लेफ्ट आफ्टर द हार्वेस्ट करने के बाद, है ना, जैसे कि ग्रेन हो गया, पैडी हो गया, वीट हो गया, इन सब के जो भी रहता है उन सब में ये चीज की जाती है। उसकी वजह से क्या होती है, कॉमनली कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, जनरली पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ये तीनों स्टेट के नाम याद रखना है। अब इससे इफेक्ट क्या होता है, पॉल्यूशन लेवल अपने जोरों शोरों पर होता है, बहुत तेजी से पॉल्यूशन लेवल जो है बढ़ जाता है। कहाँ पे? अब देखिए क्या क्या इमिट करता है। अब स्टबल की बर्निंग होगी तो क्या क्या पॉल्यूटर निकलेगा, क्वेश्चन के अंदर अगर आता है तो आप क्या करिए, ऑल ऑफ दैट लगा दीजिए, लगभग सब निकलेगा, लगभग। हाँ, कुछ ऐसा ना हो कि जो अनवांटेड हो या ऐसा देख के लगे कि यार ये तो निकल ही नहीं सकता, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली सारी चीजें निकलती हैं। जैसे कि मीथेन बहुत ही मास लेवल पे निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलते ही, लेकिन वो क्या है, पॉल्यूशन नहीं है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, CO2 इज नॉट अ पॉल्यूशन, CO2 इज अ ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस। क्लियर हुआ? तो मीथेन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, कार्सियोजेनिक जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हो गए, वेरियस कार्बन, ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सब निकलते हैं, सारे पॉल्यूटर्स हैं जो कि हवा को बहुत ज्यादा बेकार कर देते हैं, है ना, और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है ना। इसकी वजह से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी डाउन होती है। अब इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखिए, है ना, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो गई, है ना, आप हंस को बर्न करेंगे तो उसके जो न्यूट्रिशन है वो भी जल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जो सॉइल है कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, लेस फर्टाइल हो जाएगी। क्लियर? लेस फर्टाइल हो जाएगी, ये पॉइंट लिखना है। जब भी आंसर लिखें लेस फर्टिलिटी जरूर मेंशन करें। सॉइल की फर्टिलिटी डिग्रेडेड होगी, डाउनग्रेडेड होगी, हीट पेनिट्रेशन होगा, स्टबल बनने की वजह से अब आग लगेगी तो हीट पेनिट्रेट होगा सॉइल के अंदर, जो कि क्या करेगा, मॉइस्चर को लूज कर देगा सॉइल। अब ये सॉइल है सपोज, है ना, ये आपका सॉइल है ना, आपने खेती की, अब इसका नमी बनी हुई है, अब जो अंदर तक नमी बनी हुई है उससे क्या हो रहा है कि स्टबल की बर्निंग हुई, स्टबल बर्निंग से हीट हुई, इसकी वजह से जो मिट्टियां हैं उनकी उसका फर्टिलिटी तो खत्म हो ही गई, फर्टिलिटी के साथ साथ उसका जो मॉइस्चर था वो लूज हो गया। तो अगली जो फसल आप बोएंगे उसकी जो पैदावार है, उसकी जो कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा कम रहेगी, है ना। अब अल्टरनेट क्या हो सकता है स्टबल बर्निंग का, ये हमें देखना है। इन सीटू ट्रीटमेंट ऑफ स्टबल बर्निंग, पहला है इन सीटू ट्रीटमेंट, दूसरा है एक्स सीटू ट्रीटमेंट। मतलब दो तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, तो है ना, इन सीटू ट्रीटमेंट जैसे कि क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट करिए, जीरो टिलर मशीन का यूज करिए, बायो डिकम्पोजर्स का यूज करिए, मतलब खेत के अंदर ही आप उसको यूज करिए और कुछ ऐसा करिए कि वो खेत में ही रह जाए और खत्म हो जाए, है ना। जीरो टिलेज मशीन का अगर आप यूज करेंगे तो काम बन जाएगा, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट करेंगे, या बायो डिकम्पोजर। अब बायो डिकम्पोजर क्या होता है मैं आपको डिटेल में अभी यहाँ पे समझाऊंगा कि पूसा बायो डिकम्पोजर क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? चलिए, एक्स2 मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि आप राइस स्ट्रॉ कैटलर फोल्डर, अब ये क्या है कि इसका इतनी बड़ी बड़ी मशीन का यूज करेंगे, एक मशीन आती हैं, अब उन मशीन का यूज करके आप प्रॉपर हटा सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जो मशीन है सबके पास तो रहेगी नहीं, लाखों की मशीन आती है। अब लाखों की मशीन जो है सिर्फ स्टबल्स को हटाने के लिए तो लोग नहीं खरीदेंगे, है ना, और खासकर वो किसान है उनके पास तो है नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए जो सरकार को जैसे अभी रिसेंटली किया था टेक्नोलॉजी का यूज करके कि टर्बो हैप्पी सीडर करके मशीन आती है, उसका यूज करवाया था सरकार के द्वारा, जो है मुहैया करवाया गया था, और सरकार ने इसका यूज करके वेरियस जगह से इसको हटाया था, है ना। जो भी स्टबल्स वगैरह थे, अपरूट थे, स्टबल्स थे, इन सबको और अलग से जो सीड को ग्रो करवाया था, है ना। तो ये करवाया जा सकता है, ये एक ऑप्शन है हमारे पास, है ना।
कुछ इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट्स के, जैसे कि पंजाब के नेशनल कैपिटल रीजन, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल रीजन जो दिल्ली के हैं, कुछ इनिशिएटिव इसको आप देख सकते हैं, जैसे कि एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आप इसको देखिएगा, वे फॉरवर्ड मैंने लिख दिया है ना, कि आप इसको जाके रीड कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टर्बो मशीन का यूज करना है ना, बायो डिकम्पोजर्स का यूज करना है, तो ये आप जरूर से जाके देखिएगा। चलिए, पूसा डिकम्पोजर क्या होता है? पूसा बायो डिकम्पोजर आपको मैं बता देता हूं। इट इज एसेंशियली फंजाई बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन। एक ये लिक्विड सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन में पूछेगा क्या ये सॉलिड होता है ना, ये कुछ ऐसा गैस है जिसका छिड़काव करेंगे और जिसकी वजह से ऐसा ऐसा हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, नहीं, ये क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। ये फंजाई बेस्ड है। लोग क्वेश्चन में आ जाएगा क्या ये वायरस बेस्ड है ना, या एल्गी है, क्या है ये फंजाई बेस्ड है। ये आपको याद रखना है। हार्ड स्टबल्स को बहुत ही सॉफ्ट कर देता है, वहीं पे डिग्रेड कर देता है, और वो फिर क्या बन जाता है? वो फिर एक कंपोस्ट बन जाता है ना। तो ये एक तरीके से प्लस पॉइंट और हो गया कि कंपोस्ट का काम भी कर रहा है। द फंजाई थ्राइव 32 डिग्री सेल्सियस में ये काम करता है। क्लियर हुआ? टेम्परेचर प्रिवेलिंग द पैडी इज हार्वेस्टेड एंड वीट सोन, वीट को शो किया जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इट इज डेवलप, इसको किसने डेवलप किया है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। ये आपको याद रखना है। इट प्रोड्यूस द एंजाइम टू डाइजेस्ट सेलुलोज, लिग्नाइन, पेक्टाइन, पैडी स्ट्रॉ, ये सारी चीजें एंजाइम इसके अंदर रहती हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये डिकम्पोजर्स के बारे में प्रॉपर अच्छे से नोट्स हैं, आप लोगों को इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है। क्लियर हो गया पॉइंट? इसके ऊपर क्वेश्चन जो आया था उसको हम देखें। पहले बेनिफिट देख लेते हैं। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले तो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। स्टबल जो वर्क करते हैं, जो हीट मॉइस्चर वगैरह लूज होता है, वो सब नहीं होगा। जो स्टबल बर्निंग से जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सबको हटा दीजिए। क्लियर? उन सबको आपको क्या कर देना है? हटा देना है। और जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उन सबको इसमें ऐड कर देना है। इफिशिएंट है, चीपर है, इतना ज्यादा महंगा नहीं है ना कि आप यूज नहीं कर पा रहे हो, है ना। हर किसान इसका यूज कर सकता है, ठीक है। इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ऐसा नहीं हो रहा कि इन्वायरमेंट को कोई ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये कंट्रीब्यूट करता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी, तो ये इसको आपको याद रखना है। या फिर जब भी स्वच्छ भारत मिशन की बात हो या आप लिख रहे हो तो वहां पे ये पॉइंट मेंशन कर दीजिए, स्टेबल बर्निंग का, और स्टेबल बर्निंग के साथ बायो पूसा डिकम्पोजर का। क्लियर हो गया? ऐसे इंटर रिलेट करके चलना है कि जब भी आप, जरूरी नहीं है कि पूसा का है तभी आप ये चीज लिखिए डिकम्पोजर का। स्वच्छ भारत मिशन का आ रहा है तो भी आप उस चीज को लिख दीजिए डिकम्पोजर के बारे में। एक मेन सा क्वेश्चन है, ये आपको डील करना है। मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता आर द 3 मेगा सिटीज ऑफ द कंट्री, बट द एयर पॉल्यूशन इज मच मोर सीरियस प्रॉब्लम इन द दिल्ली एज कंपेयर टू अदर टू। तो दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन देखा गया है ना, इन कंपेरिजन टू मुंबई एंड कोलकाता, जो कि दोनों ही मेगा सिटीज हैं, तीनों ही मेगा सिटीज हैं। व्हाई इज दिस सो? क्वेश्चन आया था 2021 यूपीएससी के अंदर, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गया पॉइंट? और आप चाहें तो इसकी कॉपीज भी देख सकते हैं ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसका पीडीएफ दिया गया है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए नीचे जो है कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो, अगर आपको इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम में जाकर आपको टाइप करना है @eduvers_news_analysis। अगर आप ये टाइप करते हैं या फिर सिंपली आप एजुवर्स न्यूज एनालिसिस टाइप करते हैं तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से वेरियस आर्टिकल्स और मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं, वहां आप इस चीज को देख सकते हैं। चलिए प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज और एडवांटेजेस ऑफ जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर के अंदर जीरो टिलेज के क्या एडवांटेज है वो हम देखेंगे। पहला, शोइंग द व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप, जो अभी हम बात कर रहे थे, क्या ये पॉसिबल है? सेकंड, विदाउट द नीड ऑफ नर्सरी ऑफ राइस ऑफ सैंपलिंग, डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ पैडी सीड्स इन द वेट सॉइल इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन द सॉइल इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब होता है कि कार्बन को जो है सॉइल के अंदर ही रहने दे, सॉइल से बाहर ना निकाले, है ना। जनरली रहता है
सॉइल के अंदर, ग्रीन प्लांट्स वगैरह जो है उसको अब्जॉर्व कर लेते हैं, उसके उसके थ्रू रूट्स के अंदर ये जो है कार्बन सॉइल के अंदर बना रहता है। तो जब आप टिलेज करते हैं, टिलेज, जीरो टिलेज का मतलब है हल को ना चलाना, मतलब जो जैसे आपकी ज़मीन है, आप क्या करते हो, हल चलाते हो, है ना। हमारे जो धनिया जी हैं वो क्या करते हैं, धनिया बोने के लिए, धनिया नहीं कोई चीज़ और बोने के लिए क्या करते हैं, हल चलाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उससे क्या होता है, टिलेज होता है। तो जीरो टिलेज जब वो अपनाएंगे तो ये सब नहीं करेंगे। जब ये नहीं करेंगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तीनों चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप कैसे करेंगे। सपोज आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर आप कैसे करेंगे, मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा। नॉलेज के थ्रू तो कोई भी कर सकता है, विदाउट नॉलेज आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। देखिए, एडवांटेज की बात कर रहा है, जीरो टिलेज की बात कर रहा है। क्या एडवांटेज हो सकते हैं। अब एडवांटेज तो किसी भी चीज के बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे जीरो टिलेज है। अब ये आपको पता है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है, एक ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के जो आउटकम्स हैं वो पॉजिटिव भी होने चाहिए। तो जितने भी पॉजिटिव आउटकम्स दिखे उसको आप टिक कर दीजिए। जैसे कि वीट तो क्या पॉसिबल है, ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। हाँ, तो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, कर रहे हैं या ना करें वो मैटर नहीं कर रहा है। यहां पे पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है, संभावना है कि नहीं है। तो संभावना तो किसी भी चीज की हो सकती है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल संभावना नहीं है ना। तो ये आप पुट कर सकते हैं, विदाउट नीड ऑफ नर्सरी इन द राइट सैंपलिंग। क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये देखिए यहां पे भी पॉसिबल है, यहां पे भी पॉसिबल है और यहां पे भी पॉसिबल है। तो देखिए तीनों में पॉसिबिलिटीज है। तो आप देखिए यहां पे सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात की गई है। तो आपको सिंपली इसको पॉसिबल देखना है और क्लिक कर देना है कि हाँ ये चीज पॉसिबल तो है ना। अब ऐसा तो हार्ड एंड फास्ट नहीं बोला गया कि नहीं ये चीज करना ही है, यहां पे एक पॉसिबिलिटी बताई गई है। तो यूपीएससी जो है यही खेलता है, आपके नॉलेज को तो टेस्ट करता ही है, साथ में ये देखता है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। आप अपना लॉजिक ड्राइव कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें हम अपने पीवाईक्यू का मैराथन सेशन भी हम लेके आएंगे, साथ ही साथ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेके आएंगे, वहां भी एक एक क्वेश्चन को इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। क्लियर। ये पूरा मैंने दे रखा है एक्सप्लेनेशन, आपको पीडीएफ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना है। प्रॉपर अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे जो है और क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। क्लियर हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए कि सैटेलाइट है, रिसेट 2 सैटेलाइट है, 2009 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज आई है कि जो है री एंट्री कर रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर में फिर से। अभी ऐसा घूमते घूमते अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने लग गया है ना, एक अजीब सा इसका बिहेवियर हो रहा है। और देखा जा रहा है कि जनरली ये इंडियन ओशन नियर जकार्ता के पास जो है आके गिर सकता है। इसका जो वेट है वो 300 kg इसका वेट है, ये आपको याद रखना है। रिसेट 2 के बारे में प्रॉपर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है और हिस्ट्री, जैसे कि बिल्ड एक्सेलरेटेड पेस है ना, 2008 मुंबई अटैक के बाद इसको क्या किया गया था। रिसेट 2 एक्चुअली में करता क्या है, आप इसका पहले फुल फॉर्म याद रखिए। क्या, रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2, है ना। इसकी 3 सैटेलाइट है, 1, 2 और 2B, ये आपको याद रखना है ना। आप ये करता क्या है और कैसे काम करता है और किस चीज के लिए काम करता है। जनरली ये क्या करता है कि जैसे अपनी इंडिया की बाउंड्री है, चारों तरफ इंडिया की बाउंड्री पे नजर रखता है कि भाई यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा, बाहर से कोई लोग आ तो नहीं है, आ तो नहीं रहे हैं, या कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उन सब में ये देख रेख करता है। मतलब बॉर्डर को एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ना। जैसे अपन बॉर्डर में क्या घर के बाहर क्या लगाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं, वैसे एक तरीके से ये सैटेलाइट अपन लगाते हैं। मतलब आप अपने घर के बाहर लगाते होंगे, है ना, कई लोग लगाते हैं। ऑफिस में आपने देखा होगा कि सैटेलाइट वो लगे रहते हैं, कैमरे लगे रहते हैं, है ना। तो ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, ये एक तरीके से कैमरे का काम कर रहा है कि चारों तरफ निगरानी रखे हुआ है। ये आपको याद रखना है ना। ये इसका काम मैंने आपको समझा दिया। इसको किसने बिल्ड किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने इसको बिल्ड किया था, सक्सेसफुल लॉन्च किया था। कहाँ से लॉन्च इन अब्रोड, PSLV-CA लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, याद रख लेंगे। टेक्निकल कैपेबिलिटीज क्या क्या है इसकी, ऑल वेदर मॉनिटरिंग करता है, ट्रैक करता है, पोटेंशियल इसका बहुत हाई है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। स्पाई सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है, ये किस नाम से जाना जाता है, स्पाई सैटेलाइट के नाम से। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के आर्टिकल के अंदर हम मूव करते हैं। देखिए ये डिफेमेशन और डिक्रिमिनलाइजेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, हल्का सा आर्टिकल है, आप इसे जाके रीड कर लीजिएगा, लेकिन इतना खास नहीं है कि एक पॉलिटिक्स और ये नॉलेज इसकी बात की जा रही है। यहाँ पे जो बात की जा रही है ये हम प्रीवियस आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि डिफेमेशन क्या है, डिफेमेशन की केसेस क्या है, किस तरीके से वो आर्टिकल 19 से रिलेटेड है और किस तरीके से आर्टिकल 9 को ओवररूल कर रहा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और एक तरफ डिफेमेशन का केस, ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट
प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम पिछले आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो जाके फटाफट प्रीवियस आर्टिकल देखिए, नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दे दूंगा मैं, वहां से जाके आप ये डायरेक्ट देख सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आप ये देखेंगे, पैलेस्टाइन से रिलेटेड है, पैलेस्टाइन क्वेश्चन। तो यहां से यहाँ की पैलेस्टाइन की और इजराइल की जो है पॉलिटिक्स को डिस्कस किया जा रहा है कि किस तरीके से पिछले 4 साल के अंदर वहां पे 4 से 5 सरकारें बदल चुकी हैं, है ना। अभी यहाँ पे फिर से बेंजामिन नेतन्याहू जो है पावर में आ जाएंगे, जो कि अभी ऑपोजिशन में बैठे हुए थे, है ना। तो ये पूरी पॉलिटिक्स डिस्कस की जा रही है, हमारे बिल्कुल काम की नहीं है इस पॉलिटिक्स को। हाँ, हमारे लिए क्या काम है, इसका मैप्स रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो हम अभी देखेंगे। इसके बाद ये देखिए, वेनुआतुस जो है बिग प्ली डज लिटिल अरेस्ट इन द क्लाइमेट चेंज, और ये आर्टिकल और आगे के कुछ आर्टिकल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर कुछ ऐसा खास बोला नहीं गया है, जो बताया गया है मैं इसको कुछ 2-3 पॉइंट्स में समझा देता हूँ आपको, है ना। जनरली यहाँ पे बात की जा रही है, एक ग्रुप है, या कह लीजिए कि ग्रुप ऑफ आइलैंड है वेनुआतुस, है ना। वेनुआतुस, तो ये क्या कर रहा है, ये पैसिफिक आइलैंड, पैसिफिक ओशन के अंदर ये आइलैंड है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ये एक्चुअल में क्या कह रहा है, ये कहता है कि आप जो कोल से रिलेटेड जो भी चीज़ें उस सबको बैन कर दीजिए, है ना। आप कोल से फॉसिल फ्यूल्स वगैरह को यूज करना बंद कर दीजिए, आप उसकी एनर्जी को यूज मत कीजिए। अब इंडिया ने यहाँ पे COP जो 26 हुआ था, वहाँ पे ये जो पॉइंट उठाया था कि नहीं भाई, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी हाँ, नो डाउट हम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम एकदम से सारी चीज़ें बंद कर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो क्या कर लिया है, जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप कंट्री तो ऑब्वियसली बात है डेवलप हो चुकी है इन सब का यूज करके, और डेवलपिंग कंट्री के लिए एकदम से चीज़ों को बैन करना, बंद करना और शिफ्ट करना बहुत ही एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है, या कह लीजिए कि हम नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी है। एकदम से हम कहाँ से इतना ज़्यादा रिसोर्स का यूज कर पाएंगे, है ना, तो एनर्जी को कहाँ से लेके आएंगे। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट निकल के आ जाता है इस आर्टिकल के अंदर से। तो यही सारी चीज़ आर्टिकल के अंदर डिस्कस की जा रही है। इसके अंदर एक जो पॉइंट है, जो रिसेंटली पिछले COP के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और UN सेक्रेटरी जनरल ने ज्वाइंटली इसको लॉन्च किया था, लाइफ से रिलेटेड, LIFE, ये याद रखना है। अब लाइफ क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं और इस आर्टिकल से देखिए। अब ये देखिए इसकी लोकेशन देखिए, वेनुआतुस की, ये है हमारा वेनुआतुस, ये हमारा प्यारा भारत, इंडिया, और इंडिया से यहाँ पे देखिए ये पैसिफिक ओशन हो गया, ये इंडियन ओशन हो गया, ये अटलांटिक ओशन, ये दिस इज ऑल्सो पैसिफिक ओशन, ये यहाँ से कनेक्टेड है ना। ये साउथर्न ओशन हो गया, है ना। ये आर्कटिक ओशन हो गया ऊपर, पैसिफिक ओशन आपने देख ही लिया। अब ये वेनुआतुस है, अब इसको हम डिटेल में देखते हैं बड़ा करके, है ना, जूम करके देखते हैं। ये देखिए हमने इसको जूम कर दिया, है ना। अब जादूगर हैं तो फटाफट जादू कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं, है ना, आप लोगों के लिए तो कुछ भी है। तो ये देखिए ग्रुप ऑफ आइलैंड है, न्यू अरबी साइड। तो ये आपको याद रखना है, कुछ नाम आप यहाँ पे देखिए, ये इसका झंडे का चिन्ह है, तो आप ये झंडे का चिन्ह भी देख सकते हैं इनका, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों ने आई होप ये देख लेना। आपको ये होमवर्क है, क्या करना है, प्रॉपर जाके इसकी रिसर्च करनी है और गूगल में जाके इसको सर्च करना है, इसकी लोकेशन को प्रॉपर अच्छे से देखना है। ऑस्ट्रेलिया के पास में है ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास में है ये, तो इसके जाके देखना है। कुछ आइलैंड्स के नाम आपको कमेंट सेक्शन में इसके लिखना है, जैसे कि बैंक्स आइलैंड हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं इनके ये चीज़ आपको लिखना है। क्लियर। अब लाइफ जो मिशन है उसको हम देखते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप UPSC के अंदर पुट कर सकते हैं अपने। तो जो भी पॉइंट्स निकल के, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा आर्टिकल रटना है ना। मैं कभी ये चीज़ नहीं बोलता हूं कि आर्टिकल में इररिलेवेंट चीज़ें हैं और आप बेवजह आर्टिकल पढ़ते जाइए, है ना। तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट आर्टिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन जो भी पॉइंट्स रिलेवेंट है हम उसे पढ़ सकते हैं। तो वो चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए लेने के लिए। लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ इंकरेज P3 प्रो प्लैनेट पीपल। अब जो भी इस तरीके से निमोनिक्स है आपको याद कर लेना। P3 इनिशिएटिव, प्रो प्लैनेट पीपल। क्लियर हुआ। क्या फोकस करेगा, फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर में फोकस कर रहा है ये, है ना। साथ में को क्रिएट ग्लोबली, थर्ड लिवरेज लोकल कल्चर। तो ये तीनों चीजों को ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय द प्राइम मिनिस्टर एट COP 26, ठीक है, नवंबर 2021 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इस कॉन्सेप्ट को। लाइव ग्लोबल मूवमेंट invites ideas across the world, aim at individual household communities, drive climate friendly behavior. मिशन लाइफ हैज बीन लॉन्च एट द स्टैच्यू यूनिटी ऑफ गुजरात के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो हमारा बना हुआ है गुजरात के अंदर, वहां पे इसको एक तरीके से लॉन्च हुआ था मिशन लाइफ, है ना।
याद रख सकते हैं। 2022 से 2028 तक का टारगेट लिया गया है। इसके अंदर जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, देखिए पायलटेड बाय नीति आयोग के अंदर है और इम्प्लीमेंटेड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपको याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूएनईपी 1 आउट ऑफ 8 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिहेवियर। सोचिए, सिर्फ एक इंसान, 8 बिलियन में से एक इंसान की बात कर रहा हूं मैं, इन देयर डेली लाइफ ग्लोबल कार्बन इमिशन को ड्रॉप अप टू 20%। अगर देखिए कितनी बड़ी बात है, 8 बिलियन में से अगर एक आदमी भी क्या करता है, जैसे अगर जितने लोग अगर मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं उनमें से अगर आप सभी ये इनिशिएटिव ले लेते हैं तो सोचिए कितना ड्रास्टिकली आप और हम मिलकर इस सब चीज को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हम ये सिटीजन है इंडिया के और हम सिटीजन है इस वर्ल्ड के। ये हमारा ही देश है, ये हमारी ही दुनिया है, तो हमें इसे सेव करना है ना। तो ह्यूमैनिटी के को भी ध्यान में रखना है। तो 20% तक ये कम हो सकता है ग्लोबल कार्बन इमिशन। आप अगर आप ये ध्यान दें, जनरली यहाँ पे बात की जा रही है ना, इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है कि जो बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा है उनकी जो लाइफस्टाइल है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो कार्बन इमिशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। मतलब बहुत ज्यादा कार्बन जो है इमिट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप बिल्कुल अपने आंसर में पुट करिएगा, है ना। तो अभी जरूरत है कि ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है तो आप अंधाधुंध चीजों को यूज कर रहे हैं, ऐसी चीज का भी यूज कर रहे हैं जिसकी जरूरत भी नहीं है ना। कुछ एग्जाम्पल्स इंडिया ने सेट किए हैं वो आप लिख सकते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन led to the use of over 100 million toilet in the rural India within the span of 7 years। हमने जो हमारे सक्सेसफुल इनिशिएटिव है वो ये है, हमें आज ये इनिशिएटिव लेना है ना। और इससे उज्ज्वला स्कीम इंक्रीज हाउस होल्ड एलपीजी कनेक्शन 62% in 2015 to 99.8% in 2021। तो देखिए लगभग 100% की और हम पहुंच चुके हैं, है ना। उज्ज्वला योजना के तहत जो है एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है गरीब हाउस होल्ड वगैरह को प्रॉपर सबको। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस जो कि है मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, डाइटरी प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें हमने अपनी यूज की लाइफ के अंदर ये हमारा पार्ट बन जाता है। क्लियर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने किए भी हैं, तो ये आपको याद रखना है और इन सबको आप अपने एग्जांपल के तौर पे आंसर के तौर पे पुट कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर। ठीक है। देखिए जो इजराइल का मैप हमने बोला था कि डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो वो ये रहा। ये देखिए इजराइल है, आपको याद रखना है ये मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री बनाता है। हाँ जी, ये मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री बनाता है। रट लीजिए, गाजा स्ट्रिप बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है सर। ये देखिए छोटा है, छुटकू सा है ये, आप देखिए मैं रेड कलर से इसको कर देता हूं, है ना। आप इसको याद रखिएगा, ये गाजा स्ट्रिप भी मेडिटेरियन सी के साथ अपना बाउंड्री बनाता है ना। ये रहा बीच में गोलन हाइट्स। क्या गोलन हाइट्स मेडिटेरियन सी के साथ बनाता है बाउंड्री? जी नहीं, गोलन हाइट्स नहीं बनाता है। ऐसा याद रखिए, गोलन है ना, गोल गोल है। अब गोल गोल है तो कहां रहेगा? अंदर ही रहेगा, बेचारा फंसा रहेगा। गोल गोल है, बाहर ही नहीं निकल पाएगा। तो ऐसा गोल गोल अंदर फंसा रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा, तो इसलिए ये बाउंड्री नहीं बनाता है, ये याद रखना है। हाँ, इसके बाजू में एक लेक है, लेक टिब्रियास, तो ये आपको याद रखना है। आप चाहें तो ये याद सकते हैं। ऊपर लेबनान है, ये कौन है? ये लेबनान है, तो ये आप याद सकते हैं। इधर बाजू में सीरिया है, इधर जो है जॉर्डन है, जॉर्डन का नाम याद रख सकते हैं। और ये बीच में डेड सी है, मतलब डेड सी मरा हुआ सी, आप ऐसा याद रख लीजिए कि मर गया सी। इन दोनों के बीच में जो इजराइल के बीच में जॉर्डन के बीच में आएगा वो मर जाएगा, है ना। इनके बीच में नहीं आना है, तो ये क्या है? ये डेड सी है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, याद रखने के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट। यहाँ पे बाजू में इसके इजिप्ट है, इजिप्ट भी याद रखना है। इजिप्ट जो है बाउंड्री लगाता है इजराइल से। क्लियर हुआ पॉइंट। एक और है, आप यहाँ पे डायरेक्ट चीजों को देख सकते हैं कि देख लीजिए। अब ये बस बता रहा है कि जो पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है वो कहां से कितना कैसा रहा है। देखिए पहले पैलेस्टाइन ग्रीन कलर का जो था पहले पैलेस्टाइन था, फिर पैलेस्टाइन 1970 से 1948 में कितना रह गया, फिर 1967 में, फिर 1995 में, और अब 2020 में अभी रिसेंटली ये इतना है ना। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ। तो 1948 में पैलेस्टाइन एंड कैप्चर 78% ऑफ हिस्टोरिक पैलेस्टाइन। ठीक है, तो ये एक छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। रिमेनिंग 22% वॉज डिवाइडेड इनटू वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। तो जो वेस्ट बैंक है और गाजा स्ट्रिप है, ये दो जो मैंने आपको दिखाया, ये वेस्ट बैंक हो गया और ये गाजा स्ट्रिप, ये पैलेस्टाइन का पार्ट है। यहाँ पे पैलेस्टाइन रहते हैं, यहाँ पे जेरूसलम रहते हैं, ये जो इजराइल है। और यहाँ पे कौन रहता है? पैलेस्टीनियन। तो पैलेस्टीनियन जो रहते हैं अब सिमट के यहाँ तक हो चुके हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पैलेस्टीनियन कहाँ तक रहते हैं। तो ये जो पार्ट है, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ, है ना। ये जो पार्ट है वेस्ट बंगाल का, ये क्या है? वेस्ट बैंक है। और ये
आपको ये अब अच्छे से, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे पैलेस्टीनियन जो है रहते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, एक तरफ गाजा स्ट्रिप है और एक तरफ वेस्ट बैंक है। क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना? होंगी कैसे नहीं, छोड़ेंगे नहीं जब तक होगी नहीं तो, है ना? अपन प्रॉपर क्लियर करके रखेंगे। देखिए इंडियन एक्सप्रेस से भी आज मैंने आर्टिकल उठाया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल। एक गार्डियन आइडियलिस्ट के ऊपर एक आर्टिकल है ना? ये इला भट्ट जी के बारे में है। रिसेंटली इला भट्ट जी की अभी रिसेंटली डेथ हुई है 2 नवंबर को, तो इनके बारे में आर्टिकल है। जनरली आप लोगों ने अहिंसा परमो धर्म सुना होगा, है ना? आपने सुना होगा ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो आपको जब भी मैं आपसे बोलता हूं ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, किसका पिक्चराइजेशन आपके दिमाग में आता है? गांधी जी का, है ना? ऑब्वियस सी बात है, आएगा ही आएगा। लेकिन एक ये क्या थे, मेल थे, है ना? अगर आपको किसी फीमेल के बारे में लिखना तो आप किसके बारे में लिखेंगे, है ना? नहीं है ना दिमाग में आर्टिकल, कोई ऐसा नाम नहीं आ रहा है ना? अब आपके दिमाग में ये नाम जरूर से जरूर आएगा, तो मैं आपको वो वहां तक ले चलता हूं। ये देखिए, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल से कुछ पॉइंट मैंने निकाले हैं और कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी रखे हैं। अब इला भट्ट जी जो है एक रेवोल्यूशनरी वुमेन रही हैं, तो वुमेन से रिलेटेड आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके का आर्टिकल को बिल्कुल छोड़ना नहीं है आपको, है ना? रट लेना है ये आर्टिकल, तो मतलब आपको नोट्स इसके बनाने हैं। जो करना है उसको मैं जरूर बताऊंगा। इला भट्ट जी जो है इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिए इन्होंने बहुत तगड़ा काम किया है, मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम है ना? इन्होंने सेवा संगठन बनाई। अब सेवा संगठन क्या है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। ये मैं अगर बात करता हूं प्रोफेशनल लेवल में, तो प्रोफेशनल लेवल में एक ये वकील थी, है ना? लेकिन इन्होंने जो काम किया है वो मतलब आप ऐसा कह लीजिए कि लाखों लोगों की जिंदगी इन्होंने संवार दी, है ना? सेवा मूवमेंट इन्होंने बनाया। सेवा मूवमेंट लास्ट 45 साल से चल रहा है, अभी 50 इयर्स इसके पूरे हुए हैं सेवा मूवमेंट के, है ना? तो ये इन्होंने कैसा काम किया, जैसे इला बेन इनको नाम से जाना जाता है ना? इन्होंने जो आर्टिकल में लिखा है, इला भट्ट नाम है इनका प्रॉपर नाम। इनके जो हस्बैंड है मतलब थे, उनका नाम क्या था? रमेश नाम था, है ना? रमेश भाई के नाम से इनको जाना जाता था। अब गुजरात विद्यापीठ के, अब इन्होंने टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन का स्थापना करी इला भट्ट ने, है ना? तो ये आपको याद रखना। आप आलिया भट्ट से कंपेयर नहीं करेंगे इन्हें, तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पे। इन्होंने जो लाखों की जिंदगी संवार दी है, 89 की उम्र में, सोचिए इन्होंने कितना बढ़िया काम किया है। आज भी इन्होंने ये काम कर रही थी, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो इनको कई अवार्ड्स भी मिले, जैसे कि मैग्सेसे अवार्ड, है ना? और जैसे कि पद्मश्री अवार्ड इनको मिला 1977 में, मैग्सेसे अवार्ड मिला, पद्मश्री अवार्ड मिला, पद्म भूषण अवार्ड मिला, हार्वर्ड एल मिला। अब ये कुछ पॉइंट्स बोलती हैं, वो पॉइंट्स इनके स्टेटमेंट्स आप रट लीजिए। इनके स्टेटमेंट्स आप अपने ऐसे के अंदर, आप अपने यूपीएससी आंसर राइटिंग में कहां पे यूज कर सकते हैं? जीएस पेपर 4 के अंदर, याद रखिएगा, जीएस पेपर 4 के अंदर आप यूज कर सकते हैं जब भी वुमेन से रिलेटेड इशू लिखने के आए। जीएस 2 में यूज कर सकते हैं वुमेन से रिलेटेड इशू में, जीएस 1 में यूज कर सकते हैं आप। तो देखिए कहीं पे भी आप, जहां पे भी वुमेन या उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। इवन वुमेन तो ठीक है, आप अगर नॉन वायलेंस की बात हो रही है, ट्रुथ की बात हो रही है, तो वहां पे भी इनका नाम जरूर आप यूज करिएगा। क्लियर? इन्होंने गांधी जी से इंस्पायर हुआ, इन्होंने कहा फॉर मी द नेशनल बिल्डिंग मीन रीचिंग द वर्कर, दे आर द फाउंडेशन ऑफ नेशन एंड येट रिमेन्स पुअर एंड नेग्लेक्टेड। तो ये अगर कभी बात की जा रही है किससे रिलेटेड, इनफॉर्मल वर्कर से रिलेटेड बात की जा रही है, कभी बात की जा रही है किससे रिलेटेड, वर्कर से बात की जा रही है, लेबर से रिलेटेड बात हो रही है, और क्वेश्चन आया है लेबर से रिलेटेड, तो लेबर के लिए किसने क्या क्या किया है, तो आप इनका नाम जरूर से मेंशन कीजिएगा, इला भट्ट जी का। और ये स्टेटमेंट मेंशन कीजिएगा कि इला भट्ट जी ने क्या बोला। इला भट्ट जी ने बोला फॉर मी द नेशन बिल्डिंग मीन रीचिंग द वर्कर तक पहुंचना, दे आर द फाउंडेशन ऑफ नेशन। तो इंडिया की जो फाउंडेशन है नेशन की, वो कौन है? ये वर्कर्स ही हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो देश नहीं रहेगा। ये इनका कहने का मतलब, ये देश इन्हीं पे टिका हुआ है। और ऑब्वियस सी बात है, सही भी बात है ना? आप देखिए, स्ट्रगल एंड डेवलपमेंट थ्रू द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ, इनका ये कहना था। इन्होंने स्ट्रगल किया बहुत ज्यादा, एजुटेशन वगैरह भी किया 11 ने, है ना? कई बार एक केस निकल के आया था जहां पे रेवोल्यूशन करने मतलब एक तरीके से वॉयलेंट बहुत ज्यादा लोग वॉयलेंट भी हो गए थे, इनके घर में पत्थर भी फेंक रहे थे, है ना? लेकिन ये जो है बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से ट्रुथ और नॉन वायलेंस को साथ में लेकर इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इन्होंने गांधी जी से बहुत प्रभावित हुई और गांधी जी से मिली भी थी उस समय पे, है ना? इन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी भी की है। बहुत तगड़ी पर्सनालिटी ये रही है ना? और ये वॉलेंट और एंटी रिजर्वेशन राइट्स जो गुजरात के अंदर हुए थे बहुत ज्यादा, वहां पे इन्होंने वर्क किया। 1981 की बात है, मैं बता रहा हूं आपको। इन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली, है ना?
कि जब अनटचेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे भी इनका यूज कर सकते हैं आप। देखिए मतलब इन्होंने जो वर्ड किया, एक ब्राह्मण फैमिली से थी ये, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से वर्क किया है और जो बोला है वो काबिले तारीफ है ना। जितनी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। जैसे इन्होंने बोला, अंटिल ब्राह्मण वुमेन लाइक मी आर रेडी टू स्वीप द स्ट्रीट्स रिजर्वेशन वुड रिमेन। रिजर्वेशन तब तक रहेगा। इन्होंने मतलब जो ब्राह्मण्स थे, जो ठाकुर थे, जो एंटी मतलब रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं, तो उनको ये बोला कि देखिए रिजर्वेशन तो तब तक रहेगा, कब तक, जब तक आप और हम मिलकर अगर रोड को साफ करने की जिम्मेदारी नहीं लेते। हम इस तरीके से नहीं करते कि यार हम सब एक हैं, प्रॉपर हम नहीं जमीन में उतर के सारे काम करते, तब तक रिजर्वेशन रहेगा। इन्होंने ये वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये, है ना। अपने आप में ये स्टेटमेंट जो है एक तरीके से इतिहास लिखता है, तो आप ये चीज को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये दी एल्डर्स करके एक ग्रुप है, नेल्सन मंडेला जी का स्टार्ट किया हुआ, तो ये उसमें भी जुड़ी हुई थी, एक याद रखना है ना। इन्होंने एक राज्यसभा की मेंबर्स भी थी ये, और उन्होंने एक बिल भी इंट्रोड्यूस किया था, स्ट्रीट वेंडर्स एंड होम बेस्ड वर्कर्स रिलेटेड, है ना। तो जो अभी लॉ बना है, तो इस बेसिस पे इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, है ना। इन्होंने सी प्रोड्यूस अ फर्स्ट इंडिया स्टडी कॉल्ड श्रम शक्ति 1988 में, है ना। तो ये भी आप इनको पॉइंट्स याद रख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ये भी आप याद सकते हैं। जैसे ईलाबेन भट्ट जो है गार्जियन सेवा फाउंडर थी। अब सेवा का फुल फॉर्म ईलाबेन कौन थी? ये सारी जेंटल रेवोल्यूशनरी के नाम से भी जाना जाता है इनको, है ना। इट इज सी इज ए जेंटल रेवोल्यूशनरी, इवन ये जेंटल रेवोल्यूशनरी से भी बड़ी थी, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा। सेवा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, 1972 में इसको फॉर्म किया गया था, ये आपको याद रखना है ना। फिर इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने हेड किया वुमेन्स विंग को, कहाँ पे, मजदूर महाजन संघ टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के में, है ना। जिसे फाउंड किसने किया था? अनसुईया साराभाई ने और महात्मा गांधी जी ने, दोनों ने मिलकर ये फाउंड किया था। क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री में, आप बोलेंगे सर स्टैटिक से आया है, लेकिन करंट से लिंकेज है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। करंट से मैं कैसे लिंक कर रहा हूं आपको देख रहे हैं ना आप, है ना। अब बिल्कुल आप लोगों के लिए तो कुछ भी जान हाजिर है सर। अनसुईया साराभाई और महात्मा जी ने, दोनों ने मिलकर किसकी संगठन की थी? मजदूर महाजन संघ, द टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की फाउंडर थे ये लोग, ठीक है। और इसको हेड किसने किया था? फिर बाद में इसको हेड किया था ईलाबेन भट्ट ने, है ना। ईलाबेन भट्ट ने इसको फाउंड किया था। तो ये आपको सॉरी फाउंड नहीं किया था, हेड किया था, है ना। एक स्टेटमेंट आ जाएगा क्या इन्होंने हेड किया था, एक स्टेटमेंट आ जाएगा क्या इन्होंने फाउंड किया था, या फिर ईलाबेन भट्ट का नाम आ जाएगा और ये बोल देंगे क्या इन्होंने फाउंडेड किया था। रिसेंटली अभी न्यूज़ में थी ये, लेकिन इन्होंने फाउंड नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ हेड किया था। सी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ साबरमती आश्रम मेमोरियल एंड प्रिजर्वेशन ट्रस्ट, है ना। सोचिए कितने बड़े बड़े लेवल पे ये गई हैं और इन्होंने वर्क किया। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं ये गार्डियन थी, है ना, ये गार्डियन थी, और इन्हें वुमेन गांधी भी आप कह सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा काम किया। शी ऑल्सो नॉमिनेटेड द राज्यसभा मेंबर में इन्होंने नॉमिनेट हुई थी। प्लानिंग कमीशन के लिए ये मेंबर भी थी, इन्होंने प्लानिंग कमीशन के लिए भी काम किया है ना। वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजर तक रह चुकी हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोचिए कि इंडिया लेवल में, इन्होंने वर्ल्ड लेवल में भी इंडिया को अलग अलग जगह पे रिप्रेजेंट किया है ना। तो ये इनके बारे में आपको जाके रीड करना है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पीडीएफ टेलीग्राम में बार बार बोल रहा हूँ, शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इस सबको आपको जाके रीड करना है, बहुत अच्छी चीजें हैं। एक छोटी सी न्यूज है, आप इसे देख सकते हैं। डिक्लाइन इन द प्री प्राइमरी एनरोलमेंट्स कंटिन्यू 2021-22 गवर्नमेंट की कोविड के बाद से जो प्राइमरी और प्री प्राइमरी जो स्कूल्स में बच्चों का दाखिला है ना, एनरोलमेंट वो क्या हो रहा है, तेजी से नीचे जा रहा है। रिसेंटली देखा गया कि 30% स्टूडेंट जो है कम हुए हैं। तो ये चिंताजनक बात है ना। कोशिश करिए आपके आसपास और जहाँ पे भी अगर कोई गरीब बच्चा है, कुछ ऐसा है जो कि एजुकेशन से दूर है, तो आप कोशिश करिए उसको कम से कम आप स्कूल तक पहुँचाने की, अपने लेवल पर जितना आप कर सकते हैं उतना आप करिए। एक छोटी सी और न्यूज है, इसे आप देख लीजिए कि चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर अ मस्ट ऑल पुलिस स्टेशन। तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस हो, है ना, चाइल्ड से रिलेटेड मैटर्स को देखे, चाहे वो क्राइम चाइल्ड ने किया हो या क्राइम चाइल्ड के ऊपर हुआ हो, दोनों केसेस में ये डील करेगा और ऐसा कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आप अपने आंसर के अंदर पुट कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल कि ऐसा होना चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? साथ ही साथ एक स्पेशल जुबिलियन पुलिस यूनिट भी हर डिस्ट्रिक्ट और हर सिटी के अंदर बनाने की बात की जा रही है। कमीशन के द्वारा ये चीज रिक्वेस्ट किया गया है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखते हैं इसके अंदर क्या आगे निकल के आता है। जब जो भी निकल के आएगा उसको भी हम डिटेल में डिस्कस
करेंगे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, है ना। हमने बहुत सारी चीज़ें आज का आर्टिकल्स के अंदर डिस्कस करी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमने डिस्कस करी। साथ ही साथ हमने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को भी डिस्कस किया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और चीज़ें पसंद भी आई होंगी। और अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही तो लेक्चर को लाइक कीजिए और फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें हमारा मोटिवेशन का काम करते हैं, है ना। तो आप कमेंट्स कीजिए, अच्छा अच्छा कमेंट कीजिए, क्वेश्चन के आंसर दीजिए और साथ ही इस लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर, दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां वहां आप 2 मिनट का समय निकाल के शेयर कर दीजिए। सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।